यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? रिवीजन अच्छे से चल रही है? अब एग्जामिनेशन में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो रिवीजन आपको अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करना है। सारे सब्जेक्ट जो भी फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो या बोथ ग्रुप दे रहे हो, अच्छे से प्रिपेयर करो। और मई में कोशिश करना थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करने का, कि आपकी टाइम इंक्रीज हो और जो क्वेश्चन अटेंड हो तो कम से कम कोशिश करो 100 नंबर का क्वेश्चन अटेंड करने का, है कि नहीं? 100 नंबर का क्वेश्चन अटेंड ना हो पाए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम, क्योंकि देखो क्वेश्चन अटेंड अगर एग्जामिनेशन में नहीं हुआ तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। क्वेश्चन अटेंड करना बहुत जरूरी है, उसके लिए स्पीड जरूरी है। तो आप 3 घंटे की टेस्ट बैठ के लिखना, मई में 3 घंटे का टेस्ट लिखना, 3 आवर्स टाइम देके, 3 आवर्स टाइम देके, सॉरी 100 मार्क्स का टेस्ट ले लेना, 3 आवर्स टाइम देके, और आराम से बैठ के लिखना और देखना कि स्पीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना आपको स्पीड प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक, चलो आज का जो रिवीजन लेक्चर है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। काफी अच्छा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। ठीक, मैंने यहाँ फाइनेंशियल डिसीजन करके, मेरे बुक में जो हेडिंग है फाइनेंशियल डिसीजन, एक चैप्टर है, उसके अंदर 3 यूनिट है। पहला है लिवरेज, दूसरा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड थर्ड वन इज कैपिटल स्ट्रक्चर। इंस्टीट्यूट ने अलग अलग चैप्टर दिया है इनको तीनों को, है कि नहीं? इन दोनों को तो फाइनेंशियल डिसीजन में ही रखा है, लिवरेज को, और इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अलग चैप्टर करके दिया है। मैंने चैप्टर में अलग अलग ही बनाया है तीनों को, बट एक यूनिट करके बनाया है, और चैप्टर जो है फाइनेंशियल डिसीजन रखा है, क्योंकि ये फाइनेंशियल डिसीजन में ही आते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन से रिगार्डिंग चैप्टर्स है। ये चैप्टर पढ़ के आपको फाइनेंशियल डिसीजन, जो 4 डिसीजन मैंने पढ़ाया था कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, वो यही तो है फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड डिविडेंड डिसीजन लेने होते हैं, तो उसमें से जो फाइनेंशियल डिसीजन है उस पर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड 3 चैप्टर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। चलो पहला है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखते हैं। देखो कोई भी फॉर्म है, यहाँ पे मान लो एबीसी लिमिटेड है, तो ये क्या करती होगी, ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढती होगी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढती होगी, है कि नहीं? कि कौन से प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में पैसा लगाए, और पैसा अगर लगाना है तो साथ में पैसा चाहिए भी, तो फाइनेंसिंग भी तो करनी पड़ेगी, है कि नहीं? फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट दिख रहा है कि चलो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, ये कहाँ आप सीखोगे? आप तो कैपिटल बजटिंग में सीखेंगे सर, कि कहाँ इन्वेस्ट करें। कैपिटल बजटिंग में सीखेंगे, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन करके चैप्टर है। अगर कैपिटल बजटिंग में आप ये सीख रहे हो कि कहाँ इन्वेस्ट करें, तो पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा, है कि नहीं? तो पैसा आता है, देखो, शॉर्ट टर्म सोर्स एंड लॉन्ग टर्म सोर्स, है कि नहीं? लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म एसेट है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, उसमें जो पैसा लगता है वो लॉन्ग टर्म सोर्स वाला लगता है। क्यों? क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म सोर्स से पैसा लगा दोगे तो शॉर्ट टर्म सोर्स वाले को तो पैसा पेमेंट करना है कम समय में। मान लो आप लेके आए बैंक ओवरड्राफ्ट 3 महीने के लिए और लगा दिए प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट का लाइफ था 10 ईयर्स, अब ये तो 10 साल के लिए पैसा फंस गया ना, तो आप वो लोन पे कैसे करोगे शॉर्ट टर्म वाले? तो इसीलिए लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसा लगाते हैं, क्योंकि सिंस वो इन्वेस्टमेंट बहुत लंबे समय के लिए है, तो हमें सोर्स भी लंबे समय के लिए चाहिए। ठीक, तो फाइनेंसिंग कहाँ से करेंगे? लॉन्ग टर्म सोर्स से। हम लॉन्ग टर्म सोर्स की कॉस्ट निकालना सीख रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। लॉन्ग टर्म सोर्स में देखो, एक हो सकता है इक्विटी, इक्विटी का मतलब ऑनर्स फंड, इक्विटी में ताकि न्यू शेयर इश्यू करते हैं, है कि नहीं? इक्विटी शेयर, या फिर रिटेन अर्निंग हो सकता है आपके पास, कि ऑलरेडी रिटेन अर्निंग प्रॉफिट पड़ी है। एक हो सकता है डेट, डेट में आप लोन ले सकते हैं, डिबेंचर इश्यू कर सकते हैं, बॉन्ड इश्यू कर सकते हैं, और एक होता है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल भी इश्यू कर सकते हैं। ठीक, तो जनरली जो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड है, उसका जो फेमस सोर्स ऑफ फंड है, जो जनरली कंपनी जिस सोर्स ऑफ फंड से पैसा लेके आती है, वो क्या है? इक्विटी इश्यू कर लो, प्रेफरेंस इश्यू कर लो,
या फिर डेट फंड, चाहे कि बैंक लोन ले लो, डिबेंचर इश्यू करके पैसा ले आओ, है कि नहीं। तो इन्हीं का हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखना है और एक वेटेड एवरेज कॉस्ट भी देखना है। देखो वापस से अब देखते हैं थोड़ा यहाँ पे, जो ये फाइनेंसिंग कर रहे थे उसका कॉस्ट हमें पता क्यों होना जरूरी है। सर अगर कॉस्ट पता होगा कि जो हम पैसा लेके आए उसका कॉस्ट कितना है, तभी तो हमें पता चलेगा कि जो प्रोजेक्ट हमें लगाने हैं पैसे जहाँ पे, उससे मिनिमम कितना कमाया जाए। जो कॉस्ट है उससे कम कमाने से तो काम चलेगा नहीं, फिर तो हमें अपना ही पैसा देना पड़ेगा फाइनेंसर को, है कि नहीं। तो ये मिनिमम एक प्रोजेक्ट से कितनी रिटर्न आनी चाहिए, ये आप तभी इवैल्यूएट कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि जिस उस प्रोजेक्ट में जहाँ से पैसा लग रहा है उसका कॉस्ट कितना है कि नहीं। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो ये यही लिखा है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में होता है एक स्पेसिफिक कॉस्ट, मतलब इक्विटी का कॉस्ट कितना है, इक्विटी शेयर का, प्रीफरेंस शेयर का कॉस्ट कितना है, लोन का कॉस्ट कितना है। एक होता है वेटेड एवरेज, कि टोटल जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, इक्विटी, प्रीफरेंस, डिबेंचर, लोन, सारे का एक वेटेड एवरेज कॉस्ट बताओ। ठीक, देखते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट पे देखते हैं। पहले आता है डेट का कॉस्ट। डेट में डिबेंचर बोले, बॉन्ड बोले, लॉन्ग टर्म लोन बोले, है कि नहीं। डेट दो किस्म के हो सकते हैं, एक रिडीमेबल, दूसरा इरिडीमेबल। इरिडीमेबल मतलब लाइफ नहीं है, रिडीम्शन नहीं होने वाला है। रिडीमेबल मतलब पर्टिकुलर पीरियड के लिए, 5 साल 10 साल के लिए, एक सर्टेन लाइफ के लिए लिया है हमने, ठीक, उसको बोलते हैं रिडीमेबल। क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा, अगर लाइफ ना दिया हो, कितने साल के लिए इश्यू कर रहे हैं, तो हम मानेंगे इरिडीमेबल का क्वेश्चन है कि नहीं। और रिडीमेबल आपको लाइफ दिया होगा कि 5 साल के लिए डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, 10 साल के लिए कर रहे हैं, तो फिर आप ये रिडीमेबल वाले फॉर्मूले लगाओगे, है ना। आ जाओ इरिडीमेबल में पहले आते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी चीज का कॉस्ट निकालना है आपको, डिबेंचर का या लोन का कॉस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ले लो, बट क्या लेना, आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट खर्चा तो है लेकिन उससे टैक्स सेविंग भी तो होती है, तो टैक्स सेविंग हटाने के बाद तो 1 - t कर दोगे तो आफ्टर टैक्स आ जाएगा, डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, कि कितना पैसा आया। जितना आप डिबेंचर इश्यू करते हो उतना पैसा नहीं आता, क्यों, क्योंकि सर इश्यू प्राइस में से कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट, इश्यूइंग कॉस्ट घट जाता है, इश्यू करने का खर्चा घट जाता है, तो घटाने के बाद नेट प्रोसीड लोगे। ठीक, मान लो क्वेश्चन में नेट प्रोसीड का डेटा ही नहीं दिया है, इसी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया है, तो सिंपल जो इंटरेस्ट रेट दिया है ना उसी को आफ्टर टैक्स कर दो, है कि नहीं। चलो रिडीमेबल, जब लाइफ दिया हो डिबेंचर का, मैच्योरिटी पीरियड दिया हो डिबेंचर का, तो मैच्योरिटी पीरियड दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, एक तो ये कॉस्ट है कि नहीं। दूसरा रिडीमेबल वैल्यू, यानी कि मान लो आज ये इश्यू कर रहे हो, 5 साल बाद रिडीम्ड करना है, ठीक है, 100 रुपया का है, आपने इश्यू कितने में किया, 105 में, और आपके पास आया कितना, 103 फ्लोटेशन कॉस्ट कट के, ठीक। इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट 10% है कि नहीं, 10% है, एजुम्पशन है सर। और साल के लास्ट में आप 1 से 10 में रिडीम्ड कर रहे हो उसको 10% प्रीमियम में, ये जो फेस वैल्यू है उसके 10% प्रीमियम में, ठीक। देखो रिडीमेबल वैल्यू क्या हो जाएगा, 110। नेट प्रोसीड, वो जो इश्यू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट घट के जो बचा था ना, वो नेट प्रोसीड लाइफ, हमारे केस में मैंने 5 ईयर लिया है तो यहाँ 5 हो जाएगा, है कि नहीं, यहाँ 103 हो जाएगा, यहाँ 110 हो जाएगा। इंटरेस्ट बताओ 10 आफ्टर टैक्स, मान लेते हैं टैक्स 30% है, टैक्स 30% है, तो इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपए के डिबेंचर है फेस वैल्यू 10, तो 10 रुपीज आ जाएगा, है कि नहीं। 1 - 0.3 करोगे आफ्टर टैक्स आ जाएगा, डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू 110, नेट प्रोसीड 103, दोनों को जोड़ को, ये एवरेज मतलब ये क्लोजिंग वैल्यू है, डिबेंचर रिडीम्ड उतने पे होगा, ये आज का वैल्यू है, हम एवरेज कॉस्ट, एवरेज ले रहे हैं डिबेंचर का, ठीक। और इंटू कर दो 100 से तो आ जाएगा। पर देखो इसमें क्या है कि सिर्फ इंटरेस्ट वाले पोर्शन में हम टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं, कि टैक्स शील्ड जो है सिर्फ इंटरेस्ट पे है। अगर क्वेश्चन बोले कि टैक्स शील्ड ये प्रीमियम पे भी है, जो रिडीम्शन में प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो हम 1 - t दोनों को कर देंगे, ये और ये जोड़ने के बाद टोटल को 1 - t कर देंगे, ठीक है, सिंपल है। चलो यही लिखा है कि डिस्काउंट या प्रीमियम पे जो रिडीम्शन जो होते हैं, रिडीम्शन के टाइम में डिस्काउंट या प्रीमियम, उस पर भी टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो टोटल को 1 - t कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ ना बोले तो सर सिर्फ इंटरेस्ट को करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है कि नहीं।
छोटा छोटा 3-4 नोट लिखा है डिबेंचर से रिलेटेड। पहला नोट कि अगर मान लो लोन है और एमोटाइज हो रहा है कि पर ईयर कुछ कुछ पे हो रहा है, तो इंटरेस्ट कैसे निकलता है, हर एक साल का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उस पे निकलेगा, है कि नहीं, वही मैंने लिखा है। दूसरा, नेट प्रोसीड इश्यू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट घटा दो। इश्यू प्राइस अगर ना दिया हो क्वेश्चन में तो मार्केट वैल्यू या फेस वैल्यू भी ले सकते हैं, पर इंस्टीट्यूट फेस वैल्यू लेके करता है, फेस वैल्यू में से घटाता है फ्लोटेशन कॉस्ट, है कि नहीं। बेटर तो देखो मार्केट प्राइस होता है, पर इंस्टीट्यूट ने पास्ट में फेस वैल्यू ले रखा है, अब फेस वैल्यू से भी घटा सकते हैं, फेस वैल्यू में से फ्लोटेशन कॉस्ट घटा दो, नेट प्रोसीड आ जाएगा। ये जो मेथड है कॉस्ट निकालने का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या लोन या डेट जो भी बोलो आप, निकालने का, ये अप्रोक्स मेथड है। अप्रोक्स का मतलब सर मोटा मोटी ये कॉस्ट, एग्जैक्ट जो फाइनेंस के अनुसार कॉस्ट होनी चाहिए वो नहीं बता रहे, तो ये अकाउंटिंग मेथड है। अप्रोक्सीमेशन मेथड बोलते हैं इसको, कि अप्रोक्स वैल्यू देता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। एक होता है आईआरआर मेथड। आईआरआर का मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल बजटिंग में आप पढ़ते होंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब रियल रेट ऑफ रिटर्न इन एन प्रोजेक्ट। इसको एल टू मैच्योरिटी भी बोलते हैं। उस जो भी आईआरआर आता है उसको एल टू मैच्योरिटी भी बोलते हैं। पर आप बोलोगे सर हमारे लिए कॉस्ट है तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्यों बोल रहे हैं, हम कैपिटल बजटिंग में तो पढ़ते थे, पर इन्वेस्टमेंट करने पे आईआरआर निकालते थे, है कि नहीं। बताओ, डिबेंचर आपके लिए एक खर्चा है, डिबेंचर एक लोन है, डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो एक्सपेंस है, पर सेम जो तुम्हारे लिए लोन है एक इन्वेस्टर के लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट। उसके लिए जो तुम्हारे लिए आउटफ्लो है इंटरेस्ट, तो उसके लिए क्या है, इनफ्लो है। तो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इन्वेस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से आप आईआरआर निकाल लो, है कि नहीं। जो उसके लिए आईआरआर होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा उस डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट का, वो तुम्हारे लिए कॉस्ट होगा। आईआरआर कैसे निकलता है, किसी भी दो रेट पे, क्वेश्चन में आपको दिया होगा दो रेट पे, आप एनपीवी निकाल लीजिए और ये फॉर्मूला लगा दीजिए, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट, एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। देखेंगे अभी क्वेश्चन इस पे, नवंबर 2020 में क्वेश्चन पूछा भी है। चलो, तीसरा नोट तो ये था। अच्छा, एनपीवी निकालते कैसे हैं, पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, आउटफ्लो का पीवी घटा दोगे तो ये एनपीवी आएगा। अब डिबेंचर के केस में देखो, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसके लिए इनफ्लो क्या है, हर एक साल जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, अब प्लस साल के लास्ट में रिडीम्शन वैल्यू भी तो मिलेगी, तो उसके लिए पीबी करना है। इनफ्लो के लिए, इनफ्लो में क्या क्या होना चाहिए, पीबी ऑफ एक तो इंटरेस्ट और दूसरा रिडीम्शन वैल्यू, है कि नहीं। और आउटफ्लो में क्या है, आउटफ्लो में क्या है, वो जो इनिशियली पे कर रहा है वो उसके लिए आउटफ्लो है। जो हमारा लिए इश्यू प्राइस था, हमारे लिए जो इश्यू प्राइस था वो पे कर रहा है, उसके लिए तो कॉस्ट है, तो वो आउटफ्लो ले लोगे आप, ठीक, घटा दोगे तो ये आ जाएगा एनपीवी। किसी भी दो रेट पे एनपीवी निकाल लो, अभी क्वेश्चन देखेंगे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा आपको, और ये फॉर्मूला लगा दो। कई बार कन्वर्टिबल डिबेंचर दे सकता है क्वेश्चन में, कन्वर्टिबल डिबेंचर देता है, तो बताइए रिडीम्शन वैल्यू कैसे निकलेगा। कन्वर्टिबल डिबेंचर में होता क्या है कि आपके पास ऑप्शन होगा कि एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड, जब डिबेंचर की मैच्योरिटी पीरियड आती है तो आपके पास ऑप्शन होगा, ताकि आप कैश ले लीजिए या फिर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा लीजिए। अच्छा बताओ, एक इन्वेस्टर जो डिबेंचर खरीद रखा है वो कैश लेगा कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कराएगा, तो लॉजिकल सी बात है, जिसमें उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वही करेगा वो, है कि नहीं। इक्विटी में ज़्यादा मिला तो इक्विटी ले लेगा ना, उसके बाद बेच देगा मार्केट में। इक्विटी में अगर ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा वैल्यू का इक्विटी, तो इक्विटी ले लेगा, उसके बाद बेच देगा मार्केट में, हो गया पैसा। चलो, तो कैश वैल्यू ले लेंगे ऑफ डिबेंचर। कैश वैल्यू मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है इनटू पर डिबेंचर कितना मिल रहा है, कैश पर डिबेंचर कितना मिल रहा है, तो कैश वैल्यू आ जाएगा, वो क्वेश्चन में दिया होगा। इन दोनों में से जो भी हायर होगा, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वही लेगा ना इन्वेस्टर, है कि नहीं। और सेकेंड क्या लोगे, इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी, कैसे, कितना इक्विटी शेयर मिल रहा है वो ले लो, इनटू एक्सपेक्टेड प्राइस एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। जब डिबेंचर मैच्योर्ड हो रहा है उस समय क्या प्राइस होगा इक्विटी का, इनटू कर दो। मान लो एक डिबेंचर के बदले आपको 5 शेयर मिल रहा है, ठीक, तो 5 शेयर इंटू, मान लो एक डिबेंचर है, बोला है कैश लेना है तो 100 रुपये लो कैश, या फिर इक्विटी शेयर लेना है तो 1:5, एक डिबेंचर के लिए 5 इक्विटी शेयर
22, तो क्या करोगे, एक्सपेक्टेड प्राइस 22। पर देखो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, क्वेश्चन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो देगा, एक्सपेक्टेड प्राइस नहीं देगा। एक्सपेक्टेड प्राइस कब का लेना है, डिबेंचर की लाइफ जब खत्म हो जाए तब का। मेरे क्वेश्चन में अगर 5 साल की लाइफ है डिबेंचर की, तो 5th ईयर में शेयर का जो प्राइस होगा वो लेना है। पर आपको अगर यहाँ का प्राइस दे दे तो P0 दे तो सर 1+G⁵ कर देंगे, ग्रोथ रेट से उसको कंपाउंड कर देंगे, 5 साल बाद क्या प्राइस होगा, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड प्राइस P5, है कि नहीं। 5वें साल के एंड में शेयर का क्या प्राइस होगा निकालना है, तो ग्रोथ रेट से उसको कंपाउंड कर दो। चलो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन देखोगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखिए क्या एक क्वेश्चन इस पे, ये रहा नवंबर 20 क्वेश्चन नंबर 1 के डी में आया था 5 मार्क्स का। टीटी लिमिटेड इशू 20,000 डिबेंचर, 10% कन्वर्टिबल डिबेंचर है, 10% क्या है, इंटरेस्ट रेट है। किसका इंटरेस्ट रेट हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है, यानी कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उस डिबेंचर पे, 10 रुपीज, ठीक है। विथ मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर, मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 5 साल। एट द मैच्योरिटी पीरियड डिबेंचर होल्डर विल हैव ऑप्शन टू कन्वर्ट डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:5, दैट इज 5 शेयर फॉर ईच डिबेंचर। आफ्टर 5 ईयर क्या ऑप्शन है आपके पास कि ताकि आप कैश ले लो या फिर इक्विटी शेयर ले लो। इक्विटी शेयर मिलेगा, एक डिबेंचर के लिए देख रहे हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर मिलेगा 5 शेयर इनटू, हमने क्या पढ़ा था, एक्सपेक्टेड प्राइस, 5 साल बाद एक्सपेक्टेड प्राइस होगा वो लेना है। देखते हैं, द करेंट मार्केट प्राइस इज दिस मच, ये तो P0 है सर, आज जो प्राइस है, पर हमें तो ये 5 साल बाद जब डिबेंचर रिडीम्ड होगा तब इक्विटी शेयर का क्या प्राइस होगा वो लेना है। ग्रोथ रेट दिया है, तो सर P5 निकालना हो तो P0 1+G⁵ कर देंगे। P0 क्या है सर 20, 1+ ग्रोथ रेट क्या है 0.04 कर देंगे, है कि नहीं। ये आ जाएगा P5, यहाँ पे इंटू कर देंगे, जरा कर लो कितना आ रहा है, ये पावर में होगा, ये पावर में होगा। इंटू इज इक्वल टू करोगे तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और इसको इंटू कर दो 20 से, 24.333। ठीक है, और कैश वैल्यू कितना मिल रहा है आपको, कैश वैल्यू कुछ ना बोले 100 मिल रहा है, ठीक। ताकि 100 रुपीज का आप ले लो टू कन्वर्ट इक्विटी शेयर, 100 रुपीज आप, क्योंकि बताया नहीं है ना, इससे आगे एज्यूमिंग द टैक्स रेट दिस मच, कंप्यूट द कॉस्ट, हाँ ये नहीं बोला है कि कैश में कितना मिलेगा, तो जितने का डिबेंचर था उतना रुपया मिलेगा। अब बताओ एक इन्वेस्टर क्या लेगा, 100 रुपया लेगा कि 121 लेगा, 121 वैल्यू का शेयर ले लेगा ना। और जब शेयर लेगा उसको पैसे की जरूरत होगी तो शेयर को बेच देगा मार्केट में, ठीक है। तो रिडीम्शन वैल्यू क्या लेना है, हमने पढ़ा था सर, रिडीम्शन वैल्यू जो भी हायर हो ये लेना है, ठीक है, कोई बात नहीं। बताइए कॉस्ट ऑफ 10% डिबेंचर अप्रोक्सीमेशन मेथड, मैंने क्या बोला, वो जो फॉर्मूला मेथड था ना, अकाउंटिंग वाला मेथड, सिंपल तरीके से निकाल रहे थे, उसको अप्रोक्सीमेशन मेथड बोलते हैं। और जो ये है IRR मेथड, ये ज्यादा एक्यूरेट मेथड है। इस मेथड को बीच से भी पूछा है, दोनों मेथड से पूछा है। चलो रिडीम्शन वैल्यू निकल गया यहाँ पे, ठीक है सर। अब फॉर्मूला लगा दो अप्रोक्सीमेशन मेथड का, सिंपल है, इंटरेस्ट 1 - T प्लस रिडीम्शन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई N होल डिवाइड अपन RB प्लस NB डिवाइड बाई 2, सारा दिया हुआ है। नेट प्रोसीड 100 रुपीज, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, तो मानेंगे 100 का डिबेंचर 100 रुपया में ही हमें मिला था, है कि नहीं। इंटरेस्ट 10 रुपीज है, 1 - T टैक्स रेट दिया है, यहाँ 25% दिया है, और फॉर्मूला में लगा लोगे निकाल लोगे। मेरा मुद्दा है IRR मेथड। IRR मेथड देखो, IRR के लिए 2 इंटरेस्ट रेट पे, 2 डिस्काउंट रेट पे, 2 कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट पे, जो भी बोलो आप, क्या निकालते हैं, तो सर NPV, ये 2 रेट अलग दिया हुआ है क्वेश्चन में, समझ जाना, ये IRR के लिए ही दिया है। चलो इनफ्लो में क्या क्या आएगा, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इनफ्लो में उसको इंटरेस्ट मिलेगा, पहली बात, ठीक, हमारे लिए वो कॉस्ट है। दूसरा चीज उसको क्या मिलेगा इनफ्लो में, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो इनफ्लो में उसको क्या मिलेगा, रिडीम्शन वैल्यू, ठीक है।
तो देखो रिडीम्शन वैल्यू और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमेशा आफ्टर टैक्स लेना है, ठीक। हमारे लिए कॉस्ट में तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट होगा ना, कॉस्ट सेविंग करता है इंटरेस्ट, है कि नहीं, तो आफ्टर टैक्स लेना है। और उसकी पीवी फैक्टर से इंटू कर दो। ये 5 साल की पीवी फैक्टर कैसे आएगा, तो सर ये 5 साल का 10% का पीवी फैक्टर ऐड कर दो तो आ जाएगा। अब 5वें साल का लेना हो तो ये रहा, और 10% के डिस्काउंट रेट से एक बार निकाल लो, आउटफ्लो ये रहा एनपीबी। अब 15% के डिस्काउंट रेट से एक बार निकाल लो एनपीबी, और फॉर्मूला लगा दो। लोअर रेट क्या है 10%, एनपीबी एट लोअर रेट ये रहा, लोअर रेट का एनपीबी ये रहा, माइनस हायर रेट का एनपीबी ये रहा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट, बस फॉर्मूला में ही तो पुट करना है कि नहीं। चलो, वैसे ये डिस्काउंट रेट निकलता कैसे, कैलकुलेटर पे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर, हमारे केस में 10% है ना, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.1, यानी कि 1 डिवाइड बाई 1.1 करोगे तो फर्स्ट पीरियड का आएगा, एक साल का। 1 डिवाइड बाई अगर 1.1 करोगे एक साल का, क्या मतलब एक साल, कोई एक साल आगे खड़ा है उसको पीबी करना हो तो ये फैक्टर है, यही दिया है यहाँ पे 0.909। एक बार और इज इक्वल टू करोगे तो दूसरे साल का पीवी फैक्टर आएगा, ठीक। एक बार और इज इक्वल टू करोगे तो तीसरे साल का पीवी फैक्टर आएगा। और टोटल 5 साल का चाहिए तो 5 बार इज इक्वल टू कर लो, 5वें साल का पीवी फैक्टर ये रहा, इतना आएगा। और जीटी दबाओगे ग्रैंड टोटल तो ऑटोमेटिक सम ऑफ पीवी फैक्टर आ जाएगा, जो कि ये रहा। वैसे आपके क्वेश्चन में जब इंस्टीट्यूट दे तो आपको पीवी फैक्टर जोड़ के लिखना है, कैलकुलेटर पे नहीं निकालना। चलो, आईआरआर मेथड से आ गया, ठीक है। और देखते हैं, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर सिंपल, प्रेफरेंस डिविडेंड ले लो। अब प्रेफरेंस डिविडेंड तो देखो खर्चा है नहीं हमारे लिए, पीएल में जाता नहीं, एप्रोप्रिएशन है, तो इस पर टैक्स सेविंग नहीं होगा, तो 1 माइनस टी मत कर देना। डिवाइड बाई इश्यू प्राइस, जो भी हो प्राइस जो उसका दिया हो, अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट हो तो नेट प्रोसीड ले लेना, फ्लोटेशन कॉस्ट घटाने के बाद इंटू 100। इरिडीमेबल, रिडीमेबल के केस में जहाँ लाइफ दिया हो सेम प्रेफरेंस डिविडेंड ऊपर प्लस सीडीटी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक अमेंडमेंट पोर्शन है, लेकिन इंस्टीट्यूट जो है पुराने वाले सिलेबस के बच्चों के लिए वो अमेंडमेंट अभी तक डाला ही नहीं है। मैं ये इसको बताता हूँ, एक सेकेंड इसको होल्ड करते हैं। प्लस वही रिडीम्शन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई एन, यानी कि जो भी प्रीमियम है आज इश्यू से लेके रिडीम्शन का, उसको पूरे लाइफ में हमने एमोटाइज किया, उसको भी कॉस्ट का हिस्सा माना, और डिवाइड बाई ये एवरेज कर लोगे रिडीम्शन वैल्यू और नेट प्रोसीड का इंटू 100, ठीक। ये जो है डिविडेंड का, तो डिविडेंड का जो टैक्स निकलता है ना वो अब ऐसे निकलता है, आपको लेना है प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस उसका टैक्स, तो ऐसे ना लिख के आप प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस सीडीटी लिख सकते हो। अब सीडीटी अमाउंट में ये अभी रेट लिखा है मैंने, अमाउंट में प्रेफरेंस डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। अब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स निकलता कैसे है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो है अमाउंट में निकलता कैसे है, तो ये निकलता है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस सीडीटी इंटू प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। ये ग्रोसअप का कॉन्सेप्ट आ चुका है, ग्रोसअप से निकलता है, ऐसे निकलेगा, ये निकाल के और यहाँ पे रख देना, ठीक। प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही, और ऐसे निकाल के यहाँ पे रख देना। ये वाला जो मेथड है ये बहुत पहले, आज से 5-6 साल 7 साल पहले ही चेंज हो चुका था जब मैं आईपीसी में पढ़ा करता था, पर जो पुराने वाले बच्चे हैं उनका मॉड्यूल इंस्टीट्यूट अमेंड ही नहीं करता है, तो वहाँ पे अभी भी ऐसे ही लिखा हुआ है, पर ये चेंज हो चुका है। आपको ग्रोसअप वाली जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया वैसे निकाल के यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर आता है इक्विटी शेयर का। इक्विटी शेयर का देखो बहुत सारे मेथड है इक्विटी वैल्यूएशन का। एक तो डिविडेंड अप्रोच, डिविडेंड अप्रोच में ये रहा 2, डिविडेंड प्राइस D1 अपन P0 या नेट प्रोसीड ले लेंगे अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है तो इंटू 100, या ग्रोथ है ग्रोथ मॉडल तो D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G इंटू 100। जहां भी P0 है, अगर नया शेयर इश्यू कर रहे हैं और वहां फ्लोटेशन कॉस्ट अगर आपको है दिया हुआ तो नेट प्रोसीड लेना है P0 के बदले, ठीक। वैसे ही दूसरा है अर्निंग मॉडल, अर्निंग में क्या लिखते हैं, डिविडेंड नहीं लेते, अर्निंग में ईपीएस लेते हैं, ठीक। तो ईपीएस डिवाइड बाई P0 या फिर नेट प्रोसीड इंटू 100, या फिर ग्रोथ मॉडल है तो E1 लिखा है, ये D1 E1 क्या होता है बताता हूं अभी। डिवाइड बाई P0 या नेट प्रोसीड प्लस G इंटू 100, है कि नहीं।
अर्निंग या डिविडेंड मॉडल समझ में आई। अर्निंग मॉडल में ईपीएस लेते हैं, डिविडेंड मॉडल में डिविडेंड लेते हैं, डिविडेंड पर शेयर। अब देखो D1 का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, है ना। और D1 मतलब जब भी क्वेश्चन में दे एक्सपेक्टेड डिविडेंड या पेज मतलब फ्यूचर में जो डिविडेंड सस्टेन होने वाली, फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलने वाली है उसको बोलते हैं D1। D0 मतलब जो पास्ट का डिविडेंड है, डिविडेंड पे हो चुका है, उसको बोलेगा करंट ईयर डिविडेंड, डिविडेंड पेड, जस्ट पेड, लास्ट ईयर डिविडेंड, ठीक। तो इसमें ग्रोथ रेट जब इंटू कर दोगे, जब ये D0 में ग्रोथ रेट एड ऑन कर दोगे, कंपाउंड कर दोगे ग्रोथ रेट से, तो D1 निकलता है। D1 इक्वल टू D0 1 प्लस जी, ठीक है। चलो, एक्सपेक्टेड डिविडेंड का मतलब फ्यूचर में जो डिविडेंड सस्टेन होने वाला है, फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलने वाला है। वैसे ही ईपीएस का मतलब यहाँ पे देखो, ये तो नॉर्मल ईपीएस है, ग्रोथ का कोई कंसेप्ट नहीं है, पर यहाँ E1 का मतलब क्या होता है, अर्निंग जो फ्यूचर में सस्टेन, सेकेंड ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर में जो अर्निंग होने वाली है, ठीक। अभी जो पास्ट में जो ईपीएस हो चुका है, जो अर्निंग हो चुकी है, वो नहीं, अगर वो दिया है तो आपको ग्रोथ रेट इनटू करके E1 निकालना है। E1 कैसे निकलेगा, सेम वैसे ही E0, अभी जो ईपीएस था वो 1 प्लस जी कर देंगे तो E1 निकल जाएगा, है कि नहीं। ग्रोथ रेट तो आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा। पर इनसे भी बेहतर एक नीचे मॉडल है CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये क्या कहता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ले लो इंटू RM माइनस RF इंटू बीटा। ये क्या है, तो बीटा ऑफ कंपनी। बीटा क्या होता है बाद में हम देखेंगे, फाइनल में बीटा के बारे में बहुत चीज पढ़ाया जाता है, ठीक। पर फिलहाल आपको बीटा ध्यान देने की, ये बीटा एक सेंसिटिविटी है कि कंपनी की मार्केट से, जो कंपनी है उसके मार्केट से कैसा सेंसिटिविटी है, मार्केट से कैसा सेंसिटिव, रिक्स मेजरमेंट करने का एक तरीका है बीटा, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल ध्यान ना दो बीटा क्या है, इंटू करोगे बीटा, ये सारा आपके क्वेश्चन में दिया होगा। RM माइनस RF को बोलते हैं, इसको बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम, और ये टोटल को बोलते हैं सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। सर RM माइनस RF को बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो अगर रिस्क प्रीमियम दिया हो, मार्केट रिस्क प्रीमियम क्वेश्चन में, तो समझ जाना RM माइनस RF का वैल्यू दिया है, बस बीटा इंटू करना है। सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम दिया हो तो समझ जाना ये टोटली वैल्यू दिया है, बस RF ऐड करना है, ठीक है। चलो, एक ये मेथड है रियलाइज यील्ड मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। देखो किसी भी एसेट का प्राइस कैसे निकलता है, तो उस एसेट से होने वाली जितने भी इनफ्लो है, इनफ्लो, उस सब का पीबी निकाल लो। फर्स्ट ईयर में जो आ रहा है उसका भी पीबी, सेकेंड ईयर में जब तक उससे इनफ्लो आने वाली है सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, तो इस एसेट का वर्थ आ जाएगा, है कि नहीं। तो देखो इस मॉडल पे आधारित है कि D1 इसका तो पीबी लेना ही है, प्लस आप ऐसे समझ जाओ इसको, कैसे मैं बोलूं कि ये जो प्राइस है अभी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो प्राइस ये है, ये फ्यूचर प्राइस है। ये चेंज इन प्राइस, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन, कि शेयर प्राइस में कितना चेंज हुआ, शेयर प्राइस में कितना चेंज हुआ वो ले लो, अब प्लस आपको डिविडेंड कितना मिला ये ले लो। ये टोटल आपके लिए रियलाइज एल्ड है, अर्निंग है, डिवाइड बाई P0 इंटू 100, है कि नहीं। आप किसी भी चीज से क्या कमाते हो, डिविडेंड कमाते हो, कैपिटल एप्रिसिएशन कमाते हो। डिविडेंड प्लस P1 माइनस P0 डिवाइड बाई P0 इंटू 100, तो आ जाएगा रियलाइज। ज्यादातर आपके क्वेश्चन में देखो सबसे ज्यादा कौन सी मॉडल यूज करना है, तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल आपको यूज करना है, ठीक है। और कभी कभी हो सकता है CAPM पे क्वेश्चन दे दे। रिटेन अर्निंग का कॉस्ट, ये बहुत आसान है। रिटेन अर्निंग भी ऑनर्स फंड है, इक्विटी शेयर होल्डर का फंड है। तो देखो रिटेन अर्निंग का कॉस्ट कैसे निकलेगा, जैसे इक्विटी का निकाल रहे थे D1 अपन P0 प्लस जी इंटू 100। अब देखो यहाँ पे NP नहीं लिया है मैंने, नेट प्रोसीड नहीं लिया है, पर इक्विटी में ले रहा था। क्यों, क्योंकि देखो इक्विटी अगर नया शेयर इश्यू हुआ तब तो फ्लोटेशन कॉस्ट हो सकता है। इक्विटी में P0 NP दोनों लिया था मैंने, कि अगर न्यू शेयर है तो NP, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ना दिया, एग्जिस्टिंग शेयर का पूछ रहा है तो P0। पर रिटेन अर्निंग तो वो पैसा है ना जो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको इश्यू करके लाने की तो जरूरत है नहीं, उस पर तो कोई फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा नहीं, तो हमेशा P0 प्लस जी। अगर
कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी ऐसे निकला है D1 प्लस P0 प्लस जी करके। तो देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला सेम हो गया कि नहीं। तो यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग सेम होता है अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ना हो। फ्लोटेशन कॉस्ट ना हो तो यही फॉर्मूला बन जाएगा ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, है कि नहीं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग सेम होते हैं अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ना दिया हो तो। अगर शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स दिया हो तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कैसे बनेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में से शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स घटा दो। क्यों, क्योंकि बताओ रिटेन अर्निंग में अपने पास नहीं रखता, शेयर होल्डर लेके जाता तो पहले तो टैक्स पे करता ना, बचा हुआ पैसा कहीं इन्वेस्ट करता तो टैक्स पे करेगा तो उतना पैसा तो कट जाएगा, है कि नहीं। और तब बचा हुआ इन्वेस्ट करता है, कहीं भी इन्वेस्ट करेगा तो इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है ब्रोकरेज पे करना हो तो वो भी घटानी पड़ेगी। तो इसीलिए सिंपल इस लॉजिक पे बना हुआ है, आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। रिवीजन लेक्चर में केई में से पर्सनल टैक्स घटा देंगे, 1 माइनस पर्सनल टैक्स का जो भी रेट गया हो। अब ब्रोकरेज मान के चलना है कि ब्रोकरेज टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस पे लग रहा है। अगर सिर्फ उसके अर्निंग पे ब्रोकरेज लगती तो ये कैसे घटाते, इंटू 1 माइनस ब्रोकरेज, ब्रोकरेज का जो भी रेट है ऐसे करते। पर आप मान के चलना कि अर्निंग पे नहीं, टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उस पे ब्रोकरेज लग रही तो ब्रोकरेज सीधा माइनस में घटाना है, ठीक। इंटू 1 माइनस ब्रोकरेज रेट नहीं करना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ये एजम्पशन में कि ब्रोकरेज टोटल जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेगा एक शेयर होल्डर उस पे लग रहा है। रेगुलर लेक्चर में देखो सब चीज का लॉजिक पढ़ा के बताया जाता है, पर ये रिवीजन लेक्चर है, मुझे कम से कम समय में आपको करवाना है, इसीलिए मैं ज्यादा लॉजिक नहीं दे पाता हूँ यहाँ पे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जितने भी कैपिटल है, चाहे इक्विटी हो, डेट हो, प्रीफरेंस शेयर हो, इनकी कॉस्ट होगी जो भी हो। टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में इनकी वेट कितना है देख लो। मान लो कैपिटल स्ट्रक्चर 10 लाख है और ये 2 लाख है तो कितना होगा 0.2। वेट कैसे निकलेगा, इसका कितना अमाउंट है डिवाइड बाय टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर। वैसे ये मान लो 30% है तो 0.3, ये मान लो 50 लाख है, सॉरी 5 लाख है तो 0.5, और ये कर दो कॉस्ट इंटू वेट, यही मैंने किया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी। वैसे ही डिबेंचर का कॉस्ट इंटू वेट, इसका भी कॉस्ट इंटू वेट, ये जो आएगा ना ये है वेटेड एवरेज कॉस्ट। यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है, इक्विटी का कॉस्ट इंटू इक्विटी का वेट, डिबेंचर का कॉस्ट इंटू डिबेंचर का वेट, और प्रीफरेंस का कॉस्ट इंटू प्रीफरेंस का क्या कैपिटल स्ट्रक्चर में वेटेज है वो ले लो और तीनों को जोड़ दो तो वेटेड एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। एक लिखा है रिवाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या होता है, अरे वेटेड एवरेज कॉस्ट निकल गया, मान लो क्वेश्चन में निकलवा लिया आपसे, बाद में कह रहा है कि एक और नया लोन आया है, अब फिर से वेटेज एवरेज निकाल के बताइए, तो उस लिस्ट में इक्विटी प्रीफरेंस डिबेंचर था, लोन भी ऐड कर देंगे, उसका भी कॉस्ट लेंगे, वेटेज लेंगे, टोटल का, और वेटेज चेंज हो जाएगा सबका, टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में वो भी जाके जुड़ जाएगा ना टोटल कैपिटल में, और नया वेटेड एवरेज निकाल लेंगे, उसको बोलते हैं रिवाइज वेटेज एवरेज। उसके बाद आता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब, मार्जिनल का मतलब एडिशनल, कि एडिशनल जो कैपिटल है उसका कॉस्ट कितना। मान लो एक कैपिटल अपने पास कैपिटल स्ट्रक्चर है, मान लो एक कंपनी है जिसके बैलेंस शीट में दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, डिबेंचर, टोटल 10 लाख। कह रहा है इसको नया प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, तो नया प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है और नए प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग भी दिया है कि डेट से इतना लाएगा, इक्विटी से इतना लेके आएगा, ठीक। अब ये तो वो कैपिटल है ना जो ऑलरेडी हमारे बिजनेस में लगे हैं, तो नए प्रोजेक्ट के लिए तो हम नया शेयर इश्यू करके लाएंगे, नया लोन लेके आएंगे, हो सकता है अपने कंपनी से कुछ रिटेन अर्निंग भी यूज कर ले, है कि नहीं। तो ये जो नया कैपिटल है जो नए प्रोजेक्ट में लग रहा है उसका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है ना उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एडिशनल कैपिटल था ना तो उसका जो कॉस्ट निकाला उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ एडिशनल कैपिटल आप बोल सकते हो, ठीक। निकालने का तरीका सेम वेटेड एवरेज। चलो जो वेट है वो बुक वैल्यू के अनुसार भी ले सकते हैं कि बुक वैल्यू जो भी दिया है बुक में, इक्विटी का अमाउंट, प्रीफरेंस का अमाउंट, लोन का अमाउंट, मार्केट वैल्यू वेट ले सकते हैं। मार्केट वैल्यू, अब मार्केट वैल्यू में ध्यान रखना है आपको, मार्केट वैल्यू में लोन का तो अमाउंट उतना ही रहेगा, डिबेंचर का चेंज कर देंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू आ जाएगा अगर ना दिया हो तो। इक्विटी का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू मार्केट प्राइस, तो टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगा इक्विटी का। और रिटेन अर्निंग का, तो रिटेन अर्निंग का कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता है, इक्विटी की जो प्राइस है ना वो ऑटोमेटिक रिटेन अर्निंग को ध्यान देके ही तय होता है। तो इक्विटी के जो है ना, इक्विटी शेयर
जो इक्विटी शेयर का अमाउंट होगा मार्केट वैल्यू, उसमें रिटेन अर्निंग ऑलरेडी इंक्लूड होता है। तो मार्केट वैल्यू अप्रोच में रिटेन अर्निंग नहीं लेना है, वो ऑलरेडी इक्विटी में इंक्लूड है। कह रहा है एक टारगेट डेप्ट इक्विटी रेशियो, ऑलरेडी क्वेश्चन में अगर बोल दे तो डेप्ट इतना 30% लेना है, इक्विटी 40% लेना है, वैसे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आएगा, ये छोटा सा चैप्टर है, ऐसा कोई। अच्छा ये देखो एक क्वेश्चन है, वाई लिमिटेड रिटर्न दिस मच आउट ऑफ इट्स करेंट अर्निंग, ठीक है। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर इफ दे हैड इन्वेस्टेड द फंड समवेयर एल्स इज दिस मच। ये इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर की वो कहीं और लगाया होता पैसा तो कितना कमाता, वो एक्सपेक्टेशन को ही बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। ब्रोकरेज दिया है 3% और उसका पर्सनल टैक्स दिया है शेयर होल्डर का। तो हम लोग कैसे सीखे थे, के आर इज इक्वल टू के ई 1 माइनस पर्सनल टैक्स माइनस ब्रोकरेज, यही फॉर्मूला पड़ा था। के ई कितना है सर 10%, 1 माइनस पर्सनल टैक्स कितना है 0.3 माइनस ब्रोकरेज कितना है, तो सर ब्रोकरेज है 3, ये 10 में से 3 7% माइनस 3% विच इक्वल टू 4%, 4% आया है, ठीक है। चलो एग्जामिनेशन क्वेश्चन कोई करते हैं, चलो पास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये। अ कंपनी वांट टू रेज एडिशनल फंड, एडिशनल फाइनेंस ऑफ 5 करोड़ इन नेक्स्ट ईयर। अब से बताओ एडिशनल फाइनेंस का मतलब क्या होता है, एडिशनल कैपिटल चाहिए, इसी को तो सर इसका जो वेटेड एवरेज निकलवाएगा ना, इसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो एडिशनल फंड है, ठीक है। 5 करोड़ चाहिए कंपनी को, सर कंपनी को फंड चाहिए, फंड 5 करोड़, ओके। द कंपनी एक्सपेक्ट टू रिटेन 1 करोड़ अर्निंग फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। रिटेन अर्निंग 1 करोड़ है, दिया हुआ है, कोई बात नहीं। डेप्ट इक्विटी रेशियो दिया है 3:1। ये जो पैसा है ना वो कैसे आएगा, तो सर इक्विटी से आएगा, टोटल 5 करोड़ का 3:1 का मतलब 3 डिवाइड बाई टोटल वेटेज 4, और डेट से आएगा 5 करोड़ का 1 डिवाइड बाई 4, जो कि कितना होता है 1.25 करोड़, और ये क्या होता है 3.75 करोड़, इतना ही आएगा ना। अब देखो इक्विटी में अपने पास रिटेन अर्निंग है, रिटेन अर्निंग है कितना है सर 1 करोड़। तो नया शेयर कितना इश्यू करना पड़ेगा, अब बताओ इक्विटी का पैसा लगाना है 3.75 करोड़ यानी कि 3 करोड़ 75 लाख, जिसमें से ऑलरेडी 1 करोड़ रिटेन अर्निंग है, तो 2 करोड़ 75 लाख आपको नया शेयर लेके आना पड़ेगा, नया शेयर से पैसा इश्यू करके। डेट देखो, डेट हमें लेना है 1.25 करोड़, डेट के लिए इंफॉर्मेशन देता है कि फर्स्ट 75 लाख का डेट 10% रेट पे आएगा, इसमें से जो पहला डेट आएगा वो 75 लाख का, 75 लाख का एट द रेट 10%, ठीक है। और जो डेट 2 है बैलेंस डेट, बैलेंस का मतलब 50%, जो 50 लाख बच गया, टोटल कितना ले आना है 1 करोड़ 25 लाख, 75 लाख 10% के रेट से, अब बचा हुआ 50 लाख 12% के रेट से। देखो ये रेट जो है ये अभी बिफोर टैक्स है, पर हम क्या पढ़े थे कॉस्ट ऑफ डेट में आफ्टर टैक्स लेते हैं। अगर कुछ ना दे डेट का इश्यू प्राइस ये वो कुछ भी, तो हम क्या कर रहे थे सीधा 1 माइनस टी करके आफ्टर टैक्स कर दे रहे थे। लाइफ तो कुछ दिया नहीं है, लाइफ वगैरह दिया नहीं है, तो ई रिडीमेबल का फॉर्मूला लगाना है के डी टी इजकल टू के डी 1 माइनस टी करके। चलो ये आफ्टर टैक्स करोगे तो कितना आएगा 10%, टैक्स रेट कितना है 25, 7.5% आ जाएगा। ये कितना आएगा तो सर ये 9% आ जाएगा। हमने पूरा डिवाइड कर दिया क्वेश्चन को। ये देखो नेट एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, इसको D0 बोलते हैं कि D1, मैंने बताया था एक्सपेक्टेड डिविडेंड बोले तो D1 बोलते हैं, पर इंस्टीट्यूट ने यहाँ गड़बड़ी कर दिया है, एग्जाम में D0 करके ले लिया है, पर आप D1 करके लेना, ठीक। एजम्पशन देना है कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड का मतलब मैंने D1 माना है। द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, ये ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट दिया है 5%, ठीक है। और यहाँ पे एक शेयर प्राइस भी दिया है, किसका शेयर प्राइस, इक्विटी अगर आप इश्यू कर रहे हैं तो 25 रुपये, फ्लोटेशन कॉस्ट होता है कुछ तो हम घटा देते, पर दिया नहीं है फ्लोटेशन कॉस्ट। चलो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इक्विटी एंड डेट फॉर राइजिंग, कितना डेट कितना इक्विटी, ये हमने ऊपर कर दिया है ना, देखो यही 2.75 इक्विटी से लानी पड़ेगी,
मैं भी तो यही बोल रहा था, नया इक्विटी से 2.75, 1 करोड़ रिटेन अर्निंग है। उसके बाद डेट दो किस्म का है, एक ये और एक ये, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पूछता है कि एवरेज कॉस्ट ऑफ डेब्ट बताइए, दोनों डेब्ट का एवरेज करके बताइए। अब बताओ एवरेज कैसे निकलेगा, टोटल दोनों डेट का इंटरेस्ट ले लो और दोनों डेट का फंड ले लो। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा सर, एक तो 75 लाख है जिसपे इंटरेस्ट रेट कितना है, हमारे लिए कॉस्ट ये है 7.5, आफ्टर टैक्स कॉस्ट लेना है कि नहीं, 7.5%। दूसरा सर 50 लाख ले लो, उसका कर दो 9%, ये टोटल इंटरेस्ट आ गया। और टोटल डेट कितना है, तो 1 करोड़ 25 लाख है, और इंटू सर कर दो 100, देखो कितना आता है, बताओ कितना आएगा सर, ये आएगा 8.1%। बी नंबर का सॉल्यूशन यही किया है। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड इक्विटी बताओ, रिटेन अर्निंग और इक्विटी का कॉस्ट बताओ। अच्छा चलो, जब फ्लोटेशन कॉस्ट ना दे तो रिटेन अर्निंग और इक्विटी का कॉस्ट सेम होता है। कैसे निकलता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G, यही पढ़ा था आपने डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में, मैंने बोला था यही फॉर्मूला लगाना है जब क्वेश्चन में डेटा दिया हो तो। ज्यादातर आपको इसी का डेटा देगा क्वेश्चन में, या फिर कभी कभी CAPM वाला फॉर्मूले का, ठीक। D1 ₹2, मैंने क्या बोला था, इसको इंस्टीट्यूट ने D0 मान लिया है पर आप D1 मानना। P0 25 प्लस ग्रोथ रेट 0.05, इंटू में 100 कर दो, जरा बताओ कितना होगा। 2 डिवाइड बाई 25 प्लस 0.05, वैसे तो 13% आया, लेकिन इंस्टीट्यूट का 13 से ज्यादा आया होगा, क्यों, क्योंकि उसने D0 माना है, पर एक्सपेक्टेड डिविडेंड लिखा हुआ था एग्जाम में, ठीक। देखो कई बार सजेस्टेड जो आंसर है उसमें कुछ और लिखा होता है, सजेस्टेड आंसर में गलत कर दिया होता है, पर रियल में जब चेकिंग करता है ना टीचर तो सही चेक करता है, इसीलिए आप कॉन्सेप्ट पे रहना, एजुम्पशन दे देना वहां पे 13%। इतना ही कॉस्ट ऑफ उसका भी होगा, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी विच इक्वल टू 13%, पर इनका थोड़ा ज्यादा आएगा। मैंने क्या बोला, इनने उसको ग्रोथ रेट से इंटू कर दिया है तो इनका 13.4 आया। इनने देखो D0 माना है, यहाँ पे D0 माना है यहाँ पे ₹2 को। चलो उसके बाद अगला पूछ रहा है कि सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग का सेम कॉस्ट था, इसीलिए टोटल अमाउंट को एक ही बार ले लिया, ये वेट रहा और ये उसका वो। डेट अलग अलग भी ले सकते हो, डेट 1 डेट 2, पर सिंस हमने वेटेड एवरेज डेट का निकाल लिया है तो पूरा डेट ले लिया और वेटेड एवरेज कॉस्ट ले लिया। दोनों तरीका है, आप डेट 1 डेट 2 करके भी ले सकते हैं, या सीधा वेटेड एवरेज निकाला है तो वेटेड एवरेज टोटल डॉट का ले सकते हैं और ये आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। अर्निंग पर शेयर दिया है, डिविडेंड पे आउट दिया है, तो डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा, 4 का 25% ₹1। अब देखो ये बोला नहीं कि D0 है कि D1, क्या मानोगे, तो आप D0 मान लेना। इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन में D1 D0 दोनों मान के 2 बार किया है, अब D0 मान लेना, ठीक, ये ज्यादा बेहतर लगता है। P0 दिया है मार्केट प्राइस 50, रेट ऑफ टैक्स टैक्स दिया है 30% एंड ग्रोथ रेट दिया हुआ है 10%, ठीक है। द कंपनी वांट टू रेज एडिशनल कैपिटल ऑफ 10 लाख, 10 लाख चाहिए उसको, इंक्लूडिंग 4 लाख डेट। बताओ 10 लाख में से डेट अगर 4 लाख है तो इक्विटी कितना होगा, सर इक्विटी 6 लाख होगा। द कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स दिया है तो आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा, 1 माइनस टी कर देंगे, अप टू 2 करोड़, अप टू 2 लाख 10%। डेट जो 4 लाख है ना सर, डेट 1 एक 2 लाख का ले लो, ये 10% रेट है, और डेट 2 जो है बचा हुआ जो 2 लाख फाइनेंस होगा उसका रेट है 15%, पर ये क्या है बिफोर टैक्स, इसको आफ्टर टैक्स 1 माइनस टी करके करनी पड़ेगी। इक्विटी का कॉस्ट के ही क्या होगा, तो सर इक्विटी का कॉस्ट कैसे निकलता है, तो इक्विटी का कॉस्ट निकलता है D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G इंटू 100, है ना। D1 कैसे निकलेगा, तो सर मैंने बोला था D0, ये रहा ना D0, D1 कैसे निकलेगा, तो D0 प्लस ग्रोथ प्लस सॉरी इंटू 1 प्लस G, 1 प्लस ग्रोथ रेट कितना है, ये कितना आएगा 1.1, है ना। 1.1 डिवाइड बाई P0 कितना है 50, प्लस ग्रोथ कितना है 0.1, बताओ जरा।
12.2%, ये आया 12.2%। ठीक है, ये रहा कॉस्ट ऑफ डेट। देखो दोनों डेट को अलग अलग, डेट वन डेट टू भी मान सकते हो वेटेड एवरेज में, या फिर एवरेज कॉस्ट निकाल के टोटल डेट एक ही बार में ले लो। अगर एवरेज कॉस्ट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, पहले तो देखो आफ्टर टैक्स निकालोगे तो कितना आएगा 10%, और टैक्स रेट है 30%, तो इसका 7 आया। इसका कितना आ जाएगा, 15 में से 1 माइनस टी करोगे तो कितना आएगा सर, इसका 10.5 आएगा। अगर हम एवरेज डेट का कॉस्ट निकालते हैं, एक बार में भी ले सकते हो, टोटल 4 लाख का एवरेज कॉस्ट लेके, ठीक। ये तो वेट दिया हुआ है ना, इसी को तो बोल रहा था मैं, टारगेट डेट इक्विटी दिया होगा क्वेश्चन में, है ना। चलो, या फिर एवरेज लोगे, अगर अलग अलग भी ले सकते थे, डेट वन डेट टू। डेट वन लेते 2 लाख, डेट वन लेते 2 लाख, उसका कॉस्ट ले लेते 7, और डेट टू लेते 2 लाख और उसका कॉस्ट ले लेते 10.5, और यहाँ पे करते इतना ही आता वेटेड एवरेज। पर आप एवरेज भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज निकालना हो तो सर कोई दिक्कत नहीं, दोनों डेट है, उसका दोनों का इंटरेस्ट ले लो। डेट वन का इंटरेस्ट ये है सर, डेट वन पे इंटरेस्ट लग रहा है 10.5, टोटल इंटरेस्ट आ गया सर, डिवाइड कर दो टोटल फंड से, टोटल कॉस्ट, टोटल दोनों का इंटरेस्ट डिवाइड बाय टोटल फंड इंटू 100 कर दोगे तो सर आ जाएगा। हमेशा जो रेट लेना है इंटरेस्ट रेट, वो आफ्टर टैक्स लेना है। सिंपल क्वेश्चन था। चलो एक बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू पे आ जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, इक्विटी का दिया है, ये रहा मार्केट वैल्यू, प्रेफरेंस का भी बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू। ना दिया हो तो कैसे निकालेंगे सर, नंबर ऑफ शेयर को मार्केट प्राइस से इंटू कर देंगे, मार्केट प्राइस दिया होना चाहिए। वैसे ही प्रेफरेंस का नंबर ऑफ शेयर को मार्केट प्राइस है, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा, ये जब फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे टोटल फेस नॉमिनल वैल्यू को, बुक वैल्यू को, तो आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। 100 से डिवाइड करोगे, इसमें कितना नंबर ऑफ शेयर है 80,000, है कि नहीं। चलो डिवेंचर का, इसका भी सर नंबर ऑफ डिवेंचर को डिवेंचर पर शेयर से इंटू कर देंगे, आ जाएगा। पर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता क्वेश्चन में तो रिटेन अर्निंग का बुक वैल्यू तो है, मार्केट वैल्यू कुछ नहीं होता। क्यों सर, ये जो इक्विटी का जो बुक मार्केट वैल्यू आ रहा है ना, उसमें रिटेन अर्निंग ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। इक्विटी इटसेल्फ इंक्लूड रिटेन अर्निंग, इक्विटी शेयर का प्राइस तय होता है रिटेन अर्निंग को ध्यान में रख के, क्योंकि रिटेन अर्निंग का पैसा किसका है, इक्विटी का ही तो है। कह रहा है कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फंड, यानी कि डेट इक्विटी जो भी रिटेन अर्निंग है सबका पहले कॉस्ट निकालो नॉर्मल। दूसरा बुक वैल्यू को वेट लेके निकालो वेटेड एवरेज। थर्ड मार्केट वैल्यू को वेट लेके निकालो वेटेड एवरेज। ठीक है, कॉस्ट निकालते हैं। करेंट मार्केट प्राइस दिया है, ये सर P0 दिया है 200। लास्ट ईयर कंपनी हैड इक्विटी डिविडेंड 25%। अब देखो ये D0 का इंफॉर्मेशन है, कितना 25%। हमेशा डिविडेंड फेस वैल्यू पे दिया जाता है, 100 रुपए का था तो 25% कितना होगा 25 रुपीज। ओके सर। ग्रोथ रेट दिया है, डिविडेंड इज लाइकली टू ग्रो 5%। ओके सर। द कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स इज 30% टैक्स। ओके सर 30%। शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स क्यों दिया है, रिटेन अर्निंग के कॉस्ट में जब इक्विटी का निकालने के बाद शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स घटाना पड़ता है सर। चलो जरा इतना दिया हुआ है, आते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना हो तो सर D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G इंटू में 100। D1 कितना है तो सर D0 25 है, तो D1 कैसे होगा, D0 को 1 प्लस G कर दो, 1 प्लस ग्रोथ रेट 0.05, तो ये आ जाएगा सर 26.25 डिवाइड बाई P0 200 प्लस ग्रोथ 0.05 इंटू में 100। तो ये आ गया 18.125। चलो एक का तो कॉस्ट आ गया। रिटेन अर्निंग का कॉस्ट कैसे निकलता है, तो जब पर्सनल टैक्स दिया हो तो KE 1 माइनस पर्सनल टैक्स, है कि नहीं। ब्रोकरेज होता तो वो भी घटा देते, पर दिया नहीं है। KE कितना है 18.125, 1 माइनस पर्सनल टैक्स का रेट कितना है सर, पर्सनल टैक्स का रेट है 20%, ये कितना आ जाएगा 14.5%। क्या रिटेन अर्निंग का कॉस्ट इतना ही है 14.5, यस सर।
चलो थर्ड में देखते हैं KDT, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। देखो डेट यहाँ पे 11% है, ठीक। लाइफ दिया नहीं तो कौन सा वाला फॉर्मूला में जाएंगे, ई रिडीमेबल में। ई रिडीमेबल में कोई इश्यू प्राइस फ्लोटेशन कॉस्ट दिया नहीं तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ई रिडीमेबल में। याद करो KDT इक्वल टू KD 1 माइनस टैक्स, सिंपल वाला। तो ये हो जाएगा दिस 1 माइनस टैक्स, 7.7% आएगा डेट का, ये रहा 7.7%। वैसे ही प्रीफरेंस शेयर का हमने क्या पढ़ा था सर, प्रीफरेंस शेयर का हमने पढ़ा था ई रिडीमेबल के केस में, जब लाइफ वगैरह ना दिया हो तो प्रीफरेंस शेयर का केस में पढ़ा था सिंपल, प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई P0 इंटू में 100। सर इस हिसाब से प्रीफरेंस डिविडेंड कितना है, 9% फेस वैल्यू का। P0 दिया नहीं तो 100 ही लेंगे जो उसका फेस वैल्यू है, इंटू 100, तो ये तो 9% ही आ रहा है। यानी कि अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह ना दिया हो प्रीफरेंस शेयर में तो उसका जो रेट है ना प्रीफरेंस डिविडेंड का, उतना ही उसका कॉस्ट आता है। तो आप सीधा भी लिख सकते थे 9%, वैसे मैंने निकाल के बताया आपको। चलो सबका कॉस्ट आ गया, हमने जितना निकाला इतना ही यहाँ पे है सॉल्यूशन में। हाँ सर इतना ही है। चलो बुक वैल्यू वेट लोगे तो क्या लोगे, ये सारा बुक वैल्यू दिया हुआ है, टोटल ये रहा। अब वेट कैसे निकलता है, इक्विटी का निकालना हो तो इक्विटी का ये डिवाइड बाई टोटल, जरा करके देखना। 80 लाख 0.4 आ रहा है। वैसे ही प्रीफरेंस का दिस डिवाइड बाई टोटल, ऐसे करके वेट ले लोगे, कॉस्ट ले लोगे, वेट इंटू कॉस्ट करोगे, आ जाएगा सबका इंडिविजुअल, और ये आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट। वेट इंटू कॉस्ट प्लस वेट इंटू कॉस्ट, ऐसे कर दोगे वेटेड। अगर वो लोगे क्या बोलते हैं मार्केट वैल्यू वेट, मार्केट वैल्यू दिया है तीनों का, लोन होता तो सीधा लोन का तो बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम ही होता है सर, है कि नहीं। और रिटेन अर्निंग लेते नहीं है, कॉस्ट ऑलरेडी हमने निकाल रखा है कि नहीं, और वेटेड एवरेज आ जाएगा मार्केट वैल्यू के अनुसार। चलो एक और क्वेश्चन देख लो लास्ट। ABC लिमिटेड हैज फॉलोइंग बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है लेकिन सर एज पर बुक वैल्यू, बुक में जो अमाउंट दिख रही है वो, डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 3 ईयर, आर कोटेड एट अ प्राइस ऑफ दिस मच। प्राइस दिया है डिबेंचर का, वैसे देखते हैं पूछा क्या है। कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट, मार्केट वैल्यू वेट। तो सर डिबेंचर का मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा, प्राइस ये रहा और नंबर ऑफ डिबेंचर ये रहा, तो मार्केट वैल्यू आ जाएगा, ठीक। चलो वैसे ही ये तो डिबेंचर के लिए दिया था। द करेंट मार्केट प्राइस द, और देखो लाइफ दिया है 3 ईयर, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, रिडीमेबल वाला जो हमने पढ़ा था ना, I1 माइनस टी प्लस रिडीमेबल वैल्यू बाय नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड। क्यों, क्योंकि एन का वैल्यू दिया है ना 3 ईयर, जहां भी एन का वैल्यू दिया हो वहां ये वाली फॉर्मूला लगाना है, ठीक। तो कॉस्ट आ जाएगा और मार्केट वैल्यू आ जाएगी। चलो ये देखो ये किसके लिए दिया है, करेंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस दिया है और इंटू कर दोगे नंबर ऑफ शेयर से तो मार्केट वैल्यू आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस की कोई मार्केट वैल्यू होती नहीं है, वो इक्विटी शेयर में ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो ये तो मार्केट वैल्यू आ गया। अब सर कॉस्ट भी तो चाहिए इक्विटी का, वेट तो आ गया, कॉस्ट भी तो चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो डिफॉल्ट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो जो हमने एक CAPM में फॉर्मूला पढ़ा था, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में एक फॉर्मूला पढ़ा था कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, RF रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, RM माइनस RF इंटू बीटा। मैंने क्या बोला था, इसको रिस्क प्रीमियम भी बोलते हैं, मार्केट रिस्क प्रीमियम। आइए टोटल को बोलते हैं, ये जो टोटल है बीटा इंटू करने के बाद सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। ओके सर आपने बताया था ये बात। चलो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट दिया है गवर्नमेंट बॉन्ड का जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5.5, तो 5.5 ले लोगे, ठीक है। एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम 8%। बताओ ये टोटल का वैल्यू है 8% की, सिर्फ इतना जो ब्रैकेट में है, तो सर सिर्फ इतना जो ब्रैकेट में है, क्यों, क्योंकि इसी को बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम।
बीटा ऑफ द कंपनी इज गिवन, बीटा दिया हुआ है तो इंटू कर देंगे 1.1875 से। बीटा क्या है सर? बीटा सेंसिटिविटी है कंपनी की, मार्केट से सेंसिटिविटी कैसी है? ये आ गया 15%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू भी आ गई। चलो प्रीफरेंस का देखते हैं हम। प्रीफरेंस शेयर होल्डर का देखते हैं। प्रीफरेंस स्टॉक इज रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, इसका भी एन दिया है तो प्रीफरेंस का फॉर्मूला लगा हुआ है प्रीफरेंस डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन होल डिवाइड अपन रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2 इंटू 100। ठीक, और ये दिया है, ये तो रिडीमेबल वैल्यू है ना, वैसे ही इसका ये रिडीमेबल वैल्यू है कि नहीं? चलो, और मार्केट प्राइस दिया है तो मार्केट प्राइस दिया है तो आप क्या कर लोगे? मार्केट प्राइस को अगर नंबर ऑफ इससे इंटू कर दोगे नंबर ऑफ शेयर से तो मार्केट वैल्यू आ जाएगा। लोन आफ्टर टैक्स कर देना 1 माइनस टी करके, और लोन का कोई मार्केट वैल्यू होती नहीं तो ये तो बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम ही रहेगा। अच्छा, हमने एक मिस्टेक कर दिया ना, देखो ये जो फॉर्मूला है रिडीमेबल वैल्यू नहीं है, ये क्या है? नेट प्रोसीड, इतने में बिक रही है ना। ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है डिवाइड बाई ये जो फॉर्मूला है, एन का मतलब होता है रिमेनिंग लाइफ। अगर फर्स्ट टाइम इश्यू हुआ है तो जितने साल के लिए इश्यू हुआ वो एन हो गया, है कि नहीं? अगर बीच में आप मान लो 4 साल डिवेंचर का इश्यू हुआ, बीत गया, अगला 3 साल है तो ये एन क्या हो जाएगा? 3 ईयर। रिडीमेबल वैल्यू एट द एंड, पीरियड के एंड में क्या वैल्यू है। और नेट प्रोसीड का मतलब अगर अभी इश्यू हुआ है तो अभी क्या नेट प्रोसीड है। अगर मान लो डिवेंचर को हम बीच में देख रहे हैं 4 साल बीतने के बाद, तो एन क्या हो जाएगा? अगर 4 ईयर बीत चुका है डिवेंचर इश्यू का, बैलेंस है 3 ईयर, और यहाँ पे हम कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो एन क्या होगा? 3 ईयर होगा सर। ठीक, ये क्या लेंगे? ये नेट प्रोसीड आज का प्राइस, ये यही दिया हुआ है ना, नेट प्रोसीड ये लेंगे। रिडीमेबल वैल्यू 3 साल के एंड में जो होने वाला है, कुछ ना दे तो आप मान लेना जो उसकी फेस वैल्यू है उतने पे रिडीम्ड होने वाला है। ठीक है, तो जो प्राइस है वो नेट प्रोसीड ले लेना आप, कितने में बिक के आज पैसा आएगा अगर हम इश्यू करें तो। ठीक, और चलो आप निकाल लोगे, सिंपल सा है, नंबर ऑफ शेयर इंटू शेयर प्राइस। वैसे प्रेफरेंस का, इसका और टर्म लोन का तो उतना ही होता है, ये आ जाएगा। चलो, ये क्वेश्चन बोलता है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए। एडिशनल हमको 7 से 50 मिलियन चाहिए, जिसमें से हम 20% क्या चाहिए? दफलान है डेट चाहिए 20%, तो डेट 20%, बैलेंस इक्विटी कितना हो जाएगा सर? इक्विटी हो जाएगा 80%। चलो, 750 का 20% कितना होता है? 150, तो इक्विटी से चाहिए 600, तो ये तो वेट के लिए आ जाएगा 150 एंड 600। डेट इक्विटी का वेट पता चल गया, जो वेटेड एवरेज निकालेंगे। द बीटा ऑफ द कंपनी इज दिस मच, डेट कैपिटल विल बी रेज थ्रू टर्म लोन विच कैरी एन इंटरेस्ट रेट। डेट का इंटरेस्ट रेट दिया है 9.5, आफ्टर टैक्स कर देंगे 9.5, बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स कर देंगे। ठीक, वैसे 9.5 100 मिलियन का है तो बैलेंस 50 मिलियन का लिखा है 10, ये दोनों को आफ्टर टैक्स कर लोगे, आफ्टर टैक्स कर लोगे, बिफोर टैक्स दिया है तो। और इसका देखो, इसका कैसे निकलता है? आरएफ दिया था ना क्वेश्चन में, आर एम माइनस आर एफ, ये भी दिया था 8 इंटू बीटा। अब बीटा नया दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि हो सकता है ना सर, नया जो डेट ले रहे हैं उसकी वजह से इक्विटी का बीटा अलग हो, तो इसलिए बीटा दिया हुआ है। ये वाला बीटा यूज करके नया इक्विटी शेयर होल्डर, नया इक्विटी शेयर का आप कॉस्ट निकालोगे, फिर वेटेड एवरेज करोगे। ठीक, यहाँ देखो ये बीटा यूज करोगे, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, और ये आ जाएगा डेट का ये, और वेटेड एवरेज निकाल लोगे। सिंपल, ये बस आपको समझना था। बीटा दिया है तो रिवाइज इक्विटी का बीटा चेंज हो सकता है नए जो प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हैं उसके लिए, तो जो भी बीटा दे उसके अनुसार आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा वाले फॉर्मूला में बीटा चेंज करके लिखना। ठीक, चलो इतना था। कोशिश किया मैंने कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दूं, बचा हुआ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। ठीक है।